एक चीज बस मैं इलेक्शन के हवाले से चूंकि मेन है, एक तबसरा करके तो मैं आगे खबरें एक एक करके शेयर करता हूँ। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा अलमिया है, और वो अलमिया ऐसा है कि चाहे आप इस एस्टेब्लिशमेंट के नाकिद भी हों तो आपको अफसोस होता है कि यार आपका जो मुखालिफ है वो भी इतना घटिया नहीं होना चाहिए। मुखालिफ साहब जरा राय का इख्तलाफ होता है। ये लोग लोगों को इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको ज़लीलो ख्वार होने के लिए छोड़ देते हैं। इस्तेमाल सिर्फ ये सियासतदानों को या अफसरान को या वकला को या जजेस को नहीं करते, साफदर है सहाफ़ियों को भी करते हैं, और ज़्यादातर सहाफ़ियों को करते हैं। बयानियाँ फैलाना, झूठा बयानियाँ जो है उसको लोगों के जहनों में सरायत करना इनका सबसे मेन काम होता है। अफसोस इस बात का होता है कि जब ये सहाफ़ियों को इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनका ख्याल नहीं करते बाद में। ख्याल से मुराद मेरी ये है कि जब सहाफ़ी के ज़रिए उसको इस्तेमाल करके कोई बात कहलवा देते हैं, अब उस बेचारे की भी कोई क्रेडिबिलिटी होती है। और वो मतलब है कि क्रेडिबिलिटी से मुराद ये है कि वो कोई लाइन भी अगर ले रहा हो तो उसने अपनी कोई थोड़ी बहुत साख तो रखनी होती है कि कल को दोबारा आके लोगों का सामना कर सके, बात कर सके। लेकिन ये साफ ज़ाहिर है कि इस चीज़ का भी एहतमाल नहीं करते कि 2-4 दिन ही मतलब जो बात कहलवाई है अपने लोगों से उसका कोई पास कर लें। ये मैं इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि जब ये इलेक्शन प्रोसेस का ऐलान हुआ और नॉमिनेशन पेपर रिसीव करना शुरू किए, तो पहले ये हुक्मनामा आया मिलिट्री सरकार की तरफ से, रावलपिंडी से, तमाम उन लोगों को जो मुतल्लिक थे इलेक्शन इंतजामात से, कि हमने पीटीआई को रजिस्ट करना है, उनके लोग जो सामने आएंगे उनको गिरफ्तार करना है और उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने देने। अब इसके तौर पे ये हुआ कि ये अमल जो है, जो पुलिस वाले बेचारे होते मुलाजिम होते हैं, अपना घर पालना, घर चलाना, साफ ज़ाहिर है कि ये एक तरीकाकार होता है ताकतवर और डिक्टेटोरियल सोसाइटीज़ के अंदर के लोगों को इतना मजबूर और बेकस रखा जाए कि वो कभी हकूक़ के लिए आवाज़ ही ना उठा सकें, सिर्फ वही चीज़ें करें जो उनको हुक्म दिया जाए। तो पुलिस वालों को तो आप उस तरह से मतलब है कि लान तान नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल उन्होंने पीटीआई के लोगों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से जो शख्स भी आता उसे पकड़ लेते। बहुत बड़े बड़े मशहूर वाक़यात हुए, आपको पता होगा। एक शख्स को पकड़ के ले गए, वो कस्में खाता रहा मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हूँ, और जब उसने साबित कर दिया कि वो वाकई पीपल्स पार्टी का है तो फिर उसको छोड़ दिया। ऐसा पहले 2 दिन हुआ। उसके बाद कोई भी एक सोच में तब्दीली आई कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, इससे तो मामला यहीं पे ही ठप हो जाएगा, आगे प्रोसेस भी लेके चलना है। तो उन्होंने फिर फैसला किया कि अब लेकिन इस दौरान ये हो चुका था कि जो पीटीआई के लोग हैं वो इस खौफ में कि ये तो जमा ही नहीं करवाने दे रहे, और अगर जमा करवाने दे भी दिए किसी लम्हे या हो भी गए तो ये बाद में रिजेक्ट कर देंगे, तो मैक्सिमम लोग जमा करवाएं। तो वो फिर मैक्सिमम लोगों ने, कारकुनान ने पीटीआई के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो फाइल किए। उनके सबसे ज़्यादा हैं पाकिस्तान में जो फाइल किए गए नॉमिनेशन पेपर्स। अच्छा, अब हुआ ये कि अब जब इन्होंने फैसला कर लिया कि जी ये तो जमा इनको करवाने देना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, जो इनके प्रोमिनेंट लोग जिनको हम नहीं करवाने दे रहे तो उनको अब करवाने दें, तो फिर उनको इजाज़त ही नहीं दी गई, उनसे राब्ते करके कहा गया कि आए जमा करवा लें। अब इसके दो मकासद थे। एक तो ये कि किसी तरीके से थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी रह जाए, जिनको संभालना होगा अगले प्रोसेसेस में उनको संभाल लेंगे, टैकल कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, कागजात नामजदगी मुस्तरद करा देंगे, गायब करा देंगे या मार देंगे। इसमें क्या कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो जो बंदा काबू नहीं आएगा उसको देख लेंगे। तो लेकिन इन्होंने ज्यादती क्या की कि चंद सहाफ़ियों से, देखें, और अच्छे सहाफ़ियों से, मतलब मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप बददियानत बिल्कुल नहीं कह सकते, उनसे बहरहाल उनको किसी भी तरीके से खबर फीड कराई। और खबर फीड करने से कभी भी ये मुराद नहीं, जब हम कहते हैं ना कि आईएसआई ने फलां बंदा मार दिया या फलां सहाफ़ी को मार दिया या फलां सहाफ़ी को गोली मार दी, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आईएसआई का कोई सिटिंग अफसर उठ के गया और पिस्तौल निकाला और गोली मार दी। इस तरह नहीं होता। साफ है वो आगे प्रॉक्सीज को यूज़ करते हैं, अपने जो प्लांटेड लोग होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो सहाफ़ियों के जरिए ये खबर चलवाई गई कि जी ये तो गलत है, ये तो इतने हज़ार लोगों ने करवा दिए हैं और ये इस तरह प्रोपेगेंडा किया और विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये बात कहलवाई गई। अब देखें, अगर आपने ये कहलवा दिया है सहाफ़ियों से, तो कम से कम उनकी तौकीर का ही ख्याल कर लें। कुछ 2-4 दिन आप जो है उस प्रोसेस को जारी रहने दें। अब जैसे ही स्क्रूटनी शुरू हुई तो बिला शिरकत गैर, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, पाकिस्तान के तमाम हलकों में जो क़यामत टूट पड़ी,
तजवीज़ कुनिंदगान और तायीद कुनिंदगान के ऊपर वो एक रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आपने इलेक्शन लड़ना हो तो एक आपको तजवीज़ करता है और एक तायीद करता है। और वो जो जो भी पीटीआई के लोगों के थे या तो उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया या पकड़ के मारना शुरू कर दिया। बहुत सारे केसेस में कायदात नामजदगी एक्सेप्ट भी हो गए, लेकिन उन्होंने मारा ज़रूर, पकड़ा ज़रूर हर केस के अंदर। सबसे ज़्यादा उसका मतलब हरासा करना, भगाना, वो करना, और जिनको कंट्रोल करना था, जिनको नहीं करने देना था, उनको नहीं करने दिया। अब वो बेचारे साफी जो कि ये झूठ बोल चुके थे, अब देखें वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, उनसे बात नहीं हो रही है। तो देखें, अब ये चीज़ है, ये मैं हमेशा कहता था, सब तरह कि हमारा भी मिलना जुलना, उठना बैठना हर तरह के लोगों से होता था। पाकिस्तान फौज से मुतल्लिक भी जो लोग थे उनसे भी बात हम कर लेते थे, एस्टेब्लिशमेंट के बाकी इदारों से मुतल्लिक लोग भी थे, साफ़ी हर किसी से उठता बैठता मिलता है। तो मैं ये बातें पहले भी कहता था, अब भी मैं ये कह रहा हूँ। मैंने हमेशा अर्ज़ किया कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लोग कहते रहे, बनाते रहे जी ये फलां तरफ लाइन है और ये एक ही बात करते हैं या ये कहते हैं। कभी कोई बंदा ये बात नहीं करता। पाकिस्तान में शऊर का लेवल ये है कि ये जो बंदा बात कर रहा है ये असूली तौर पे दुरुस्त है या गलत है, इसमें दलील है या नहीं है, आर्गूमेंट है या नहीं है, फैक्ट है या नहीं है। लोग ये सोचते हैं ये बंदा बात क्यों कर रहा है, अच्छा ये तो यही बात करता है, अच्छा ये ऐसे नहीं तो ऐसे है, इस जज ने फैसला दे दिया पेशावर हाई कोर्ट के, इसका फलां के साथ क्या ताल्लुक है। अरे भाई पहले ये फैसला तो कर लो, जो फैसला दिया है क्या वो सही है या गलत है, आगे आप अपनी जो मर्जी सहाफत दिखा लें। अच्छा खैर, तो बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट की ये बड़ी ज्यादती है। आज के मौजू से हटके ये बात कि ये चीज़ जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट करती है, ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से किसी भी के, मैं सिर्फ सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, किसी को भी इस तरह बेतौकीर नहीं करना चाहिए। किसी इंसान में ये कॉन्फिडेंस रहने देना चाहिए कि वो कल को कोई और बात, कोई और काम भी कर सके। खैर, आज की मौज़ूआत की तरफ आते हैं। चंद छोटी छोटी अहम डेवलपमेंट्स, उनके ऊपर बात करने से पहले एक छोटी सी खबर मैं आपसे शेयर करूं। खबरें बाज़ ऐसी होती हैं जिनको खुल के आप पूरी तरह बयान नहीं कर सकते होते, नाम आपको लेना मुनासिब नहीं होता बाज़ औक़ात, लेकिन खबर देना ज़रूरी होता है। जो तस्दीक शुदा बात हो, तस्दीक शुदा बात, एक खबर अहम ये है कि आपको पता है कि एक डील हुई है और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई है और ये तय पा गया कि आगे किसने इक़्तिदार में आना है और किसको इक़्तिदार दिया जाना है, जैसा कि हमेशा पाकिस्तान में होता चला आया। कोई नई बात नहीं है। जिसको ये बात पसंद आती है वो कहता है वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात की है। जिसको नहीं आती वो आपको बुरा भला कहता है। ये भी हमारा कल्चर है, खुदा करे हम इस कल्चर से थोड़ा सा आगे चलें। बहरहाल ये आपको मालूम है कि डील हो चुकी है, तय हो चुका है। अच्छा, डील हो गई है लेकिन चंद लोगों को माफ़ी नहीं मिली। अब वो लोग, ये बात भी आप सुन चुके होंगे, लेकिन ये ताज़ा तरीन भी यही है, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि माफ़ी मिल गई है, मैं इसलिए आपसे ये शेयर कर रहा हूं। अच्छा, माफ़ी हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाने को लोग तैयार हैं कि किसी तरीके से कुछ भी हो जाए, जो मर्जी शर्त हो वो पूरी करने को तैयार हैं, लेकिन माफ़ी मिल जाए। जो गुस्ताखियाँ की गई हैं, गुस्ताखियाँ साफ ज़ाहिर है मफाद परस्ती के लिए की जाती हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई उस तरह से तो इन लोगों का वो नहीं होता। मीडिया में, सहाफ़त में प्रोफेशनल लोग जो फ़ौज की मुखालिफत करते हैं, तनकीद करते हैं, वो बुनियादी तौर पर इसलिए कर रहे होते हैं कि वो समझते हैं कि ये गैर आइनी है और इससे पाकिस्तान और ये निज़ाम आगे नहीं चलेगा, गलत है। ये जो लोग सियासत में होते हैं, ये इसलिए कर रहे होते हैं कि व्हीलिंग डीलिंग कर रहे होते हैं, पावर ब्रोकर की सियासत कर रहे होते हैं और अपना शेयर जो है वो उसको मैक्सिमाइज करने की, दौलत की लूट मार में, वसाइल की लूट मार में, ताकि बैरून मुल्क जायदादें बनाई जा सकें। ये बुनियादी एजेंडा होता है। अब ये है कि जो माफ़ी की तलबगारी है उसके लिए आखिरी हद तक मतलब लोग गए हैं। और आपको मैं ये बता सकता हूँ कि बलूचिस्तान के हवाले से, आपको पता है कि बाकी किसी भी हवाले से अगर कोई मुख्तलिफ राय हो भी सही इस्टेब्लिशमेंट की के किरदार के ऊपर, तो सब लोग मुत्तफिक होते हैं, जो भी हकाइक को जानते हैं, चीज़ों पर नज़र रखते हैं, कि बलूचिस्तान में हमारी फ़ौज ने और ISI ने बहुत जुल्म किए, लोगों को गायब किया, लोगों को मारा, मावराए अदालत कत्ल किए, लोगों को कई कई सालों से उन घर नहीं जाने दिया, उनकी मस्कशुदा लाशें मिलती हैं, लोग गायब कर दिए जाते हैं। सो मच सो हम देख रहे हैं कि अभी लेटली भी एक जो एक तहरीक चली है डॉक्टर महरंग बलोच साहबा की क़यादत में, और वो मिसिंग पर्सनस के ख़िलाफ़ रियासत का जो अमल है लोगों को गायब करने का, उसके ख़िलाफ़ वो एक लॉन्ग मार्च लेके चले हैं और उस लॉन्ग मार्च के लोग गायब हैं। तो खैर, तो इसी दौरान इस लॉन्ग मार्च को, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है मार्च, रियासत के खिलाफ है, तो जो लोग माफ़ी के तलबगार हैं उन्होंने नाम लिख के ISI के किरदार की, मादी के किरदार की तारीफ भी की, लेकिन इतलात यही है कि माफ़ी जो है वो नहीं मिल रही और हालात बड़े मखदूश हैं।
ये इतनी ही खबर है। मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई सनसनी क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा वो उस तरह की चीज़ आपके सामने नहीं रखने की कोशिश करूँगा, कहानी को लंबा नहीं खींचूँगा। मुझे किसी बहुत ही ज़िम्मेदार शख्स ने ये बताया कि माफ़ी नहीं दी जा रही है और कोशिश हमारी तरफ से पूरी जारी है। तो मैंने कहा ये मैं आपसे शेयर कर दूँ। एक छोटा सा कमेंट और, शाह महमूद कुरैशी साहब को धक्के दिए गए तो एक बहस चली सोशल मीडिया के ऊपर कि ऐसा पहले भी हुआ। पहली बात तो मैं अर्ज कर दूं, जितना मुझे मालूम है क्यादत के हवाले से, आला सियासी क्यादत के हवाले से, नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये बात दुरुस्त है कि जब उनको सजा सुना दी गई जुलाई के महीने में 2018 में, तो वो 13 जुलाई को 2018 में पाकिस्तान वापस आए अपनी बीमार अहलिया को लंदन में छोड़ के। इसके ऊपर साफ ज़ाहिर है कि बहुत से लोगों ने उनकी तारीफ की, मैं भी तारीफ करने वालों में शामिल था। मैं अब भी तारीफ करता हूं उनके इस अमल की, अगरचे इस पे दो राय आपको पता है पहले दिन से पाई जाती हैं। एक राय यही है कि जी बहुत ज़बरदस्त काम किया, बड़ी बहादुरी वाली बात है, आपने आके मुकाबला किया। और दूसरी राय ये है कि चूंकि आगे इलेक्शन से चंद दिन के बाद अगर आप ना आते तो आपकी पार्टी जो बिल्कुल सियासी तौर पर मुर्दा घोड़ा बनने जा रही थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती। ये अब आप लोगों पे मैं छोड़ता हूं, आप इन दोनों आरा में से जिसको बेहतर समझते हैं उसका इंतखाब कर लें। बहरहाल नवाज शरीफ आए। जब नवाज शरीफ आए तो बहुत ही एक अजीबो गरीब समा था। एक सिविलियन लीडर को गिरफ्तार करने के लिए सैकड़ों हजारों की तादाद में जो फौजी तैनात थे उनको मतलब कहा गया मीडिया को कि इनको फौजी नहीं कहना, इनको ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कहना है। बहरहाल जो भी है, आपको और मुझे, अब तो आप किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, खैर ये तब्दीली आई है पिछले 6 सालों में कि आपको हकाइक का पता है कि वो कौन थे। वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स थी या पाक फौज थी। खैर फौजी वहां मौजूद थे, उन्होंने गिरफ्तार घेरे में गिरफ्तार किया। ये बदकिस्मत सीन है हमारी सियासत के। सियासतदानों के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि गलत बयानी भी नहीं होनी चाहिए। किसी ने कोई धक्के वगैरह नहीं दिए थे, तमाम मामला हर चीज कैमरे की रिकॉर्डिंग पे मौजूद है। चंद दोस्त इससे मुख्तलिफ बात करते हैं, लेकिन अगर वो शवाहिद देंगे तो मैं तो आपको हमेशा अर्ज किया कि हमारा काम खबर देना है। जितनी हमारे पास तस्दीक शुदा बात है, अगर कभी इससे मुख्तलिफ बात आएगी तो फौरन आपके पास आके, क्योंकि ये पेशा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर कोई स्टैंड ले लिया जाए कि ये जी स्टैंड है कि मैंने जो कह दिया वही हक और सच है। जो जानते हैं वो रिपोर्ट कर दिया, जिम्मेदारी से किया, इसके ऊपर क्रेडिबिलिटी बनेगी। अगर गलत होगी तो क्रेडिबिलिटी खराब होगी। लेकिन जितनी बात पता है वो यही है कि बिल्कुल कोई धक्का शक्का किस तरह का नहीं मारा गया था। नंबर 1 बात। नंबर 2, जहन में रखिएगा करप्शन का केस था। करप्शन के केस में सजा हो चुकी थी। मैं एक फिक्रा जरूर कहना चाहूंगा, अपने 16-17 साल के सहाफती कैरियर में मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब को बतौर सियासतदान कभी भी आइडियलाइज नहीं किया। मैं उनकी शख्सियत का फैन नहीं हूं। और मैं कोई लंबी बात किए बगैर उसकी वजह बता देता हूं कि वो फौज के आदमी अगर नहीं भी तो कभी भी वो फौज की लेफ्ट साइड पे जाने वालों में नहीं। वो सियासतदान है, उन्होंने सियासत में आना है, इक़्तिदार में रहना है, और उनको इस बात की, उन लोगों में से हैं, उस लॉट में से हैं लोगों की जिनको पता है कि अल्लाह ताला ने नहीं, इन्होंने इक़्तिदार देना है। तो माजरत के साथ किसी को मेरी बात बुरी लगे तो, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं अपने प्रोग्राम में अपनी अंडरस्टैंडिंग ही बयान करूंगा, किसी और की नहीं करूंगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब उन लोगों में से हैं। लेकिन ये मेरा उनकी सियासी सोच के बारे में एक तबसरा है। तो मेरे लिए वो कभी भी आइडियल नहीं रहे। मैं उस सियासतदान पे यकीन जरूर करने को तैयार हूं जो अवाम की ताकत के ऊपर खड़ा हो, जो ये कहे कि जी जो लड़ने झगड़ने की बात की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। बाद लोग ये भी इल्जाम लगाते हैं जी आप तो कहते हैं फौज पे चढ़ दौड़े। मैंने कभी नहीं कहा फौज पे चढ़ दौड़े। सिर्फ आइन के साथ खड़े रहें और लोगों को अपनी असल ताकत माने। लोग आपकी असल ताकत होंगे तो आपसे ताकतवर कोई नहीं होगा। मुल्क चंद दिनों में तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जब आप इक़्तिदार में आने के लिए फौज से डील करने के इंतजार में रहेंगे, चाहे आप जेल में हो चाहे बाहर हो, कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात हो रही है, तो इसलिए कभी भी उनको मैंने कोई आइडियल सियासतदान तो नहीं समझा। लेकिन ये हकीकत है, ये सच है, और इस सच का कहना बतौर सहाफी फर्ज है कि उनके ऊपर करप्शन का केस कोई नहीं है। जो नून लीग के लोग ये शोर मचा रहे हैं ना जी, पहले भी ऐसे हुआ था, पहले भी होता है। ये बुनियादी फर्क ज़हन में रखें, करप्शन का कोई केस नहीं है। और दूसरी तरफ आपको मालूम है, बाकी बातों की बहस में ना भी जाए, तोशा खाना से गाड़ी लेने का केस 20% अदायगी करके, बाकी तो 20% अदायगी करके जो करोड़ों के तोहफे लिए गए शरीफ फैमिली की तरफ से, वो अपनी तरफ है। जो केस इस वक्त पेंडिंग है, साबित शुदा केस है, 100% साबित शुदा जो केस होते हैं
उनमें से एक केस है। तो इस तरह का कोई भी करप्शन करने का केस जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर बहरहाल नहीं है। मैंने अर्ज कर दिया, पाकिस्तान भर में तजवीज़ कुनिंदगान और तईद कुनिंदगान पे क़यामत आई हुई है। आइंदा से ये लोग भी जो है वो परेशानी का शिकार रहेंगे कि किसी को मेंबर को जो कि ऐसी पार्टी से हो जिसका पता ना हो कि ये इस्टेब्लिशमेंट के दाएं हैं या बाएं हैं, तो लोगों को तजवीज़ या तईद करते हुए प्रॉब्लम हुआ करेगी। लेकिन हाई कोर्ट का एक फैसला है कि सिर्फ इसलिए कि तजवीज़ जो कुनिंदा है या तायद कुनिंदा है वो पेश ना हो तो कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं होने चाहिए। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि वही हो रहा है जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, और ये इंतहाई अफसोसनाक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, जिस तरीके से पहले सहाफ़ियों को इस्तेमाल करके झूठ बुलवाया गया और पिछले 3 दिनों से जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म और सितम का एक बाजार गर्म है। एक बहुत अहम बात, बार बार जो है वो छपवाए जा रहे हैं, आपने भी देखे होंगे ऐसे जो आप कहते हैं कि सर्वेज, तो उन सर्वेज के मुताबिक नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत ऊपर चली गई है, आसमानों को छू रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मीडिया विंग, जो न्यूज़ चैनल्स हैं मुख्तलिफ, वो भड़ भड़ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनसे मुतल्लक उनसे मुंसलिक सहाफ़ी बार बार उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। इस पे भी मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ये किस तरह की एक लोगों को मुंतखब करके ये सर्वे किया गया होगा या क्या, बल्कि मैं इस तरह के कोई शक आपके जहन में डालने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं ये कहते हुए कि चूंकि मोतबर लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये दुरुस्त है और ऐसा हो गया है, और पीटीआई वालों को जलने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। वो भी तस्लीम कर लें कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत होगी। हमारी बुनियादी लड़ाई, मेरी आपकी बहस तो यही है ना कि लोग जो भी चाहते हैं, आप अक्ले कुल ना बने कि जो पीटीआई के लोग हैं वो तो उनको पता ही नहीं, उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। मतलब इकोनॉमी का भट्ठा बिठा दिया, पूरी दुनिया में जायदादें बना ली, तो कहते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। अच्छा जी, तो इसलिए वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। तो भाई वो लोग भाड़ में जाएं, लेकिन उन लोगों से हमारा मुकालमा तो एक यही था ना कि लोग जो भी फैसला करते हैं उन्हें करने दें, इलेक्शन सबको लड़ने दें। 2018 में भी यही था, आज भी यही है। तो फैसला हो जाएगा, और अब तो फैसला हो गया। मोहम्मद नवाज शरीफ की मकबूलियत बहुत ऊपर चली गई, पीएमएलएन मकबूल हो गई। इकोनॉमिस्ट के जो पुराने कोई पता नहीं लिखा उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में था, तो वो छाप के भी आज कहा गया है कि जी ये तो हो गया है, अब मकबूलियत जो है वो आसमानों में पहुंच गई है। तो बात ये है कि ये जो फेक न्यूज़ पेडलर्स हैं, इन लोगों की खबरों के बाद इनको यकीन ही कर लिया जाए तो बेहतर है। तो क्यों ना फिर इनसे ये रिक्वेस्ट की जाए कि अब तो आसमानों पे चली गई आपकी जो मकबूलियत है, तो अब इलेक्शन होने दें। अभी पीटीआई के बारे में जो भी इलेक्शन कमीशन से, राजा सिकंदर सुल्तान से आप जो भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उनको बेचारों को आज़ादी सांस लेने दें। राजा सिकंदर सुल्तान साहब को भी कुछ दिन वो भी अच्छे गुजार लें, और पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले ले, और ये जो आपने स्क्रूटनी में और इधर उधर कागजात रिजेक्ट करवाने और ये का सिलसिला शुरू किया है, इसको रोक दें। इंतखाबात होएगा और आपकी ये बात साबित भी हो जाएगी, अवामी तौर पर भी साबित हो जाएगी। इलेक्शन वाले दिन जो आपने प्लान बनाया है रिगिंग करने का, आप वो ना करें। जो भी पोलिंग एजेंट्स होंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, इंक्लूडिंग पीटीआई, आप उनको बैठने दें, उस वक्त तक बैठने दें जब तक काउंटिंग का प्रोसेस मुकम्मल होकर नतीजे का ऐलान नहीं हो जाता। तो इससे अच्छी बात तो कोई नहीं हो सकती। खतीजा शाह की रहाई हुई है। एक दो छोटी छोटी चीज़ें और फिर बात को ख़त्म करते हैं कि खतीजा शाह की जो रिहाई हुई है, इस हवाले से साफ ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली ये किसी अदालत का फैसला नहीं है। रिपोर्टिंग जो भी की जा रही हो, मेरे बहुत से जो दोस्त हैं, मेरे बहुत से सुनने वाले आप मामला को समझते हैं। साफ ज़ाहिर है बहुत अरसे से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिन्नत माजिद का एक सिलसिला जारी था, और आखिरकार जो है वो मिन्नत माजिद कबूल होने के बाद ही रहाई हुई। अगरचा थोड़ा सा सब्र कर जाते हमारे जो भाई हैं, काबिल एहतराम जो वालिद साहब हैं इनके, खतीजा शाह साहबा के, सलमान शाह साहब, थोड़ा सा सब्र कर जाते, इतना बुरा वक्त उनकी बेटी ने काट लिया था, तो चंद हफ्तों बाद रहाई तो हो ही जानी थी। तो इस चीज़ की मेरे ख्याल में कोई इतनी ज़रूरत वैसे थी नहीं, और साफ ज़ाहिर है अब खतीजा शाह साहबा खामोश रहेंगी,
और फिर अगर कभी वक़्त आया तो इसको इस इन चीज़ों को कैश करवाने की कोशिश की जाएगी। मेरे ख़्याल में ये एक सियासी बात है। बाद लोगों को तकलीफ़ हो रही होगी ये बात सुनते हुए, लेकिन ये कोई सियासी बात है, मैं इसलिए चाहता हूँ कि कहूँ और रिकॉर्ड पे रहे कि अगर तो वो बाहर आएँ और बोलें, फिर तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी सियासी कारकुन के लिए बात हो रही है। अपनी उस सरमासी जमात जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हुई उसके साथ खड़ी हों ओपनली, तो फिर तो ठीक है। अगर खामोश होती हैं तो ये फिर सियासी कारकुनों वाली बात नहीं है। और लोगों से भी इस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है जो जेल में हैं, और हर तरह के मामलात जो हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग शायद प्रेशर में आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं। लेकिन ये वक़्त गुज़र ही जाना था। इलेक्शन के बाद जिस तरह का मुल्क के अंदर इस वक़्त एक आप कह लें कि क्योस की सिचुएशन है, ये हमेशा तो नहीं चलनी थी। और नई हुकूमत चल ही नहीं सकती, चाहे वो फ़ौज जिस तरीके से भी लेके आए, जब तक वो सियासी जो असीरान हैं इनको रहाई नहीं देगी। और सब कुछ ही सारा जो स्टेज सजाया गया है बुनियादी तौर पे तो इलेक्शन के लिए ही है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर पीटीआई के कारकुनान को ज़रूर नज़र रखनी होती है, क्या दशा खामोश होती हैं या नहीं। बहुत से लोग कहेंगे जी वो कैद थी, उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे थे। ये सबके होते हैं बाय द वे। ये सब लोग जो तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं, जो जुल्म बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इन इन मौक़ों पे खड़े होने की बात होती है। कौन खड़ा होता है, कौन इन ज़ालिमों के खिलाफ खड़ा रहता है, असल बात ये होती है। मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि एक ऐसी चीज़ हो रही है मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर, कि कुछ ख़बरें इस तरह की फैलाई जाती हैं जो अपीरेंटली सच लग रही होती हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा सेल है। मैं उन दोस्तों की बात नहीं कर रहा जो ऐसे मज़े लेने के लिए कोई झूठी खबर चला देते हैं जो पीटीआई के हक में जारी होती है और फिर उसको शेयर किया जाता है। बाकायदा एक सेल है जो बड़े लंबे अरसे से ये काम करता है, कि वो प्रो पीटीआई अकाउंट बनाते हैं और बनाने के बाद उससे कंटेंट शेयर करते हैं जो बिल्कुल हकीकत से करीब तर लगता है, पीटीआई के जो ऑब्जेक्टिव या उनकी जो फिलॉसफी है उसके हक में लग रहा होता है, लेकिन होता झूठ है और इस बात का सबूत मौजूद होता है कि ये झूठ है। अब वो पे फैला देते हैं उसको, तो फैलाने के बाद क्या होता है कि पॉलिटिकल वर्कर्स का तो काम ही होता है कि जो भी उनके हक में बात जा रही हो वो उसको फैलाते हैं, शेयर करते हैं। तो अब वो इस तरह का कंटेंट जो पीटीआई के हक में जा रहा होता है वो जो पीटीआई के कारकुनान है उसको मजीद फैलाते हैं। इससे मतलब है कि एक फेक न्यूज़ फैलती है। अनफॉर्चुनेट ये होता है कि बाद औक़ात जो लोग शोबा सहाफ़त से मुंसलिक होते हैं, जिनका काम ही लोगों को खबर देना होता है, तहकीक करके बताना होता है कि ये बात सही है। अगर नहीं पता तो ये भी कहा सकता है कि मुझे नहीं मालूम ये बात। तो वो भी उस इतने बड़े लेवल पे नून लीग ये प्रोपेगेंडा कर रही होती है कि वो भी उसमें आ जाते हैं। तो इस चीज़ से मुहतात रहने की ज़रूरत इसलिए है, सिर्फ पीटीआई को नहीं, तमाम सियासी जमातों को। वो सियासी जमातें नहीं जो फ़ौज की परवरदा बन गई हैं, मैं रेगुलर सियासी जमातों की, बाकायदा सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि पूरी दुनिया में ये जो तहकीक है, ये तमाम जर्नलिज्म स्कूल में ये पढ़ाई जाती है। फेक न्यूज़ का लफ्ज़ तो आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा जो होता है झूठी बात से, वो जमहूरियत को होता है, वो निज़ाम को होता है। डिक्टेटोरियल फोर्सेस जो होती हैं वो मजबूत होती हैं इस चीज़ से। आप इस बात को यूँ समझ लें कि एक आपकी सियासी जमात है, उसने कोई अच्छे काम किए हैं, कोई अच्छे इक़दाम किए हैं, कोई अच्छी लेजिस्लेशन की है, कुछ गरीबों को रिलीफ दिया है, एक क्रेडिबिलिटी बनाई है। अब उसी जमात से मुंसलिक लोग अगर एक बात ऐसी करेंगे जो कि बुनियादी तौर पर झूठी होगी और झूठी साबित भी हो जाएगी, तो साफ ज़ाहिर है कि डेंट पड़ेगा क्रेडिबिलिटी को। जब झूठी बात को आप फैलाते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तो वो क्रेडिबिलिटी जो हार्ड अर्नड क्रेडिबिलिटी होती है, जो आपने मेहनत से डिलीवर करके लोगों को सुख का सांस लेने का मौका देकर, महंगाई कम करके या रिलीफ देकर हासिल की होती है क्रेडिबिलिटी, वो सिर्फ आपकी एक लम्हे की एक जो है ना चस्का लेने की जो आदत है कि झूठी खबर को आप ठकाठक शेयर करते हैं, उससे वो क्रेडिबिलिटी हर्ट होती है। बतौर पॉलिटिकल पार्टी, बतौर एक सियासी कारकुन आपकी जो है वो कम होती है। तो ये साफ ज़ाहिर है कि जो भी फौज के साथ मुंसलिक जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं, जैसे आजकल नून लीग है, मैं खुल के इसलिए नाम ले रहा हूँ कि सबको पता है कि कौन फौज के हरकारे बने हुए हैं। बिल्कुल मैं ओपनली कहूँगा, माजी में पीटीआई, बल्कि पीटीआई के ये लोग जो बड़ा मशहूर नाम है फरहान विरक,
टाइप जो लोग थे, ये इस्तेमाल होते थे, और किस तरीके से झूठ फैलाते थे, किस तरीके से लोगों को हरासा करते थे, लोगों के घरों में लोगों की फैमिलीज़ के बारे में गलत बातें फैलाते थे और उनके ऊपर अटैक करते थे, और पीछे उनको आईएसपीआर की फौज की सपोर्ट होती थी, इनसाइड इंफॉर्मेशन जो है उनको प्रोवाइड की जा रही होती थी, और ये पीटीआई के लिए काम कर रहे होते थे। तो अभी यही वाला काम जो है वो नून लीग के लिए कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो फैले हुए हैं, तो ये प्रोपेगेंडा की एक वार होती है। तो मैं तो कोई लेक्चर नहीं देना चाहता मीडिया के सीनियर्स को, वो खुद बेहतर जानते हैं क्या करना है, लेकिन मैं पाकिस्तान के आम लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर जो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, कि फेक न्यूज से बचें। फेक न्यूज कातिल है, जहर कातिल। आपको एक लम्हे के लिए वो मिलता है, आपको लगता है कि ये आपकी बात, हर तरफ आपकी बात हो रही है, या आपका कोई नैरेटिव फैल, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। लोगों की नजरों में, लोगों की अक्सरियत की नजर में आप गिर रहे होते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही होती है, और अल्टीमेटली साफ ज़ाहिर है कि ये चीज तबाहकुन होती है, बर्बाद कर देती है। और आपको तो जो नुकसान होता है ओवरऑल जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को, सिस्टम को नुकसान होता है। जो हमारी स्ट्रगल है एक बेहतर पाकिस्तान की, वो कभी भी हासिल नहीं की जा सकती अगर आप फेक न्यूज का हिस्सा बनेंगे। मैंने आज के दिन की जो भी इलेक्शन के हवाले से पूरे मुल्क में एक जंगो जदल का समा है, रोका जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान के ऊपर, पीटीआई के लोगों को जिनको वो रोकना चाहते हैं इस स्टेज पे उनको रोका जा रहा है, ताकि बाकियों को जब रोकना चाहेंगे तो रोक लेंगे, या अगर पास करने जाने देने तो जाने देंगे, और जाने देने हैं तो क्यों जाने देना है, इस पे अगले प्रोग्राम में मैं बात करूंगा।